नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज मुख्य विषय है, बच चुकी है 2024 की लोकसभा चुनाव की रणभेरी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष ध्वजवाहक आला कमान नरेंद्र मोदी इन दिनों पूरी तरह से 2024 के चुनावी समर को जीतने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए उन्होंने अपने 9 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों का यशोगान करने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, सरकार को बिल्कुल लामबंद कर दिया है। पूरे देश में मंत्री से लेकर संगठन के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर आसीन पदाधिकारी और अन्य संगठन देश की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जागृत करने के लिए और विपक्ष की तमाम रणनीति का को कुंद करने के लिए पूरे देश में व्यापक जागरण अभियान चलाए हुए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सत्ता में ये सत्तासीन हुए। देश में खुशहाली लाने के लिए, आम जनता के अच्छे दिन लाने के लिए, देश में भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, देश के नौजवानों को काम देने के लिए, देश के उन तमाम देश के आत्मसम्मान और सुरक्षा पर जो ग्रहण लग गया है पाकिस्तान और चीन और आतंकी से लेकर राष्ट्र विरोधी तत्व, उन पर अंकुश लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2014 में तत्कालीन उस समय सत्तारूढ़ भारत कांग्रेस की सरकारों पर प्रचंड प्रहार करते हुए देश की जनता को, भारत को बचाने के लिए, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए जनादेश मांगा था, भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए। उसके बाद देश की जनता ने कांग्रेस के तमाम कृतियों से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी के मोदी के वचनों पर विश्वास करते हुए उन्होंने देश का जनादेश मोदी के हाथों पे सौंपा। 2014 में के बाद 2019 में जो लोकसभा का दूसरी कार्यकाल के लिए मोदी ने जनादेश मांगा, उसमें भी जनता ने कहा पूर्ण बहुमत से सरकार देश की सत्ता की बागडोर और अनेक प्रदेशों की सत्ता की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपी। उनके कार्यकाल में कई प्रकार के ऐतिहासिक काम हुए, शताब्दियों से चले हुए जो काम नहीं हुए थे वो काम हुए। जैसे अयोध्या जैसा विवाद बहुत सुलझे हुए ढंग से उनको सुलझाया गया। भारत में पाक परस्ती, राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने के लिए जो प्रकार का जम्मू कश्मीर में एक प्रकार आतंक सर उठा रहा था, उसको कुचलने के लिए धारा 370 को 35A को कुंद करने का काम, ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किया। 3 तलाक से लेकर कई काम किए, परंतु जो आशाएं थी जनता को, अपेक्षाएं थी कि कांग्रेस के राज में जो बेरोजगारों को रोजगार देने, महंगाई पे अंकुश लगाने और सुशासन देने और देश की सुरक्षा करने के लिए उन मोर्चों पे काफ़ी कमजोरी। आर्थिक मुद्दे पे मोदी सरकार के कार्यकाल में भले ही भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन चुका हो, भले ही भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के दंशों को झेलते हुए भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है,
परंतु बेरोजगारी और महंगाई और सुशासन के नाम पर जो जनादेश दिया था, जो राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए, उस कई मामलों में मोदी सरकार अपने वचनों की रक्षा नहीं कर पाई। इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी इस महीने जो जनादेश, अभी तो ये लग रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, या विपक्ष का ये खिचड़ी, ये एक कुनबा, भानुमति का कुनबा को फिर देश की जनता सत्ता की बागडोर सौंपेगी। आते हैं हम इन महीने के लिए, कुछ महीनों के पहले, ये जो इस महीने में आए एक देश में राजनीति में कुछ बदलाव जैसे संकेत मिले, देश की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण काम हुई। प्रधानमंत्री ने जहां 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया, और नई संसद भवन का उद्घाटन ये देश को एक संदेश देने के लिए किया कि भारत में गुलामी के प्रतीकों को हम अब सीने पे नहीं लगाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, देश के हर स्वाभिमानी नागरिक को करना चाहिए। नई संसद पर चाहे कितना भी खर्चा आए, वो देश की जनता है, पर मजबूती से मोदी सरकार को ये जनता के सामने बोलना चाहिए। ये नहीं कि वो पुरानी हो गई, पुरानी और उसका मतलब नहीं है। जनता को ये बताना चाहिए कि हम गुलामी के कलंकों को सर माथे पे नहीं लगाएंगे। हम विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की मजबूरी नहीं, अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए उस संसद में ही हम गुजारा करें। हम अपने स्वाभिमान के, अपने खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। भारत की जनता इतनी खुशनसीब है, इतने समर्थ है कि वो अपने लोकशाही के सबसे बड़े भवन को, प्रतिष्ठान को खुद बना सकती। ये कहते हैं तो देश का मनोबल बढ़ता। ये ठीक है, बनना भी चाहिए था, परंतु जिस प्रकार से बना, जिस प्रकार से विरोधी दलों ने उसका विरोध किया, उन्होंने कहा राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री द्वारा, एक तरफ से देखा जाए कि सच्चाई ये है, प्रधानमंत्री मोदी की ही पसंद राष्ट्रपति था, उन्होंने ही आगे बनाए। तो जिन विपक्षी दलों ने विरोध किया था मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनाने के चुनाव अभियान में, वो आज उनके पक्षधर हो गए। अब उन्हें उस समय, अब पिछड़ों को, आदिवासियों की यादें आने बैठ गई, उनके हमदर्द हो गए। परंतु जिस समय वो चुनाव मैदान में थे, वो उनके विरोध में खड़े थे। तो ये चीज़ें जनता ने देखी। इस मोर्चे पे हमारा ये मानना है, जनता ने इस मोर्चे में प्रधानमंत्री का साथ दे रही है, परंतु प्रधानमंत्री को भी एक जवाबदेही होनी चाहिए। आपने इस देश के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान का, जिसका आप बना रहे हैं केंद्रीय सचिवालय की तरह, उसका भारतीय नाम तक नहीं है, सेंट्रल विस्टा नाम रख दिया। ये देश के आत्मसम्मान को, एक तरफ तो आप कह रहे हैं गुलामी के प्रतीकों को हम सीने पे से नहीं लगाएंगे, ये प्रचारित किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा है, ये तथा कथित जो नौकरशाह की ये सलाहकार मंडली है, इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति कितना दुराग्रह है। सेंट्रल विस्टा का क्या मतलब है? भारत का सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान बनना है। क्या भारत की तमाम भाषाएं इतनी समृद्ध हैं, उसमें शब्दों की कमी नहीं है, परंतु ये मोह किसका है? वो नहीं चाहते हैं देश में गुलामी का असली प्रतीक अंग्रेजी, देश की न्यायपालिका से लेकर, देश की व्यवस्था से लेकर, कार्यपालिका, विधायिका, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, अगर किसी का एकमात्र आरक्षण है, भारतीय भाषाओं को दासी बना के रखा हुआ है, भारत के स्वाभिमान को रौंदा हुआ है, देश की लोकशाही को रौंदा है, वो तो उस अंग्रेजी भाषा ने, जिसके ध्वजवाहकों ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया,
देश के करोड़ों रुपए लूटे, यहाँ से अकूत संपदा को लूट कर यूरोप का विकास किया, इंग्लैंड का विकास किया। इन लोगों ने जो अंग्रेजी के ध्वजवाहक रहे, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने का काम किया। इन लोगों ने लाखों भारतीयों, भारत माता के स्वाभिमानी सपूतों को, जिन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का काम किया, जिन्होंने भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितने असंख्य ऐसे महान सपूत थे, जिन्होंने देश को विदेशी आक्रांताओं की गुलामी से मुक्त करने का काम किया, उन तमाम लोगों की भावनाओं पर, जो देश की आज़ादी के लिए अपने का बलिदान दे दिया, जो अपने को समर्पित करने के लिए, उनकी तमाम आशाओं पर वज्रपात करने का काम देश की उन सरकारों ने किया, जिन्होंने अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद 1947 के बाद देश में उसी षड्यंत्र को, जिसे लॉर्ड मैकाले ने 1835 से लेकर इस देश में थोपा था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत, जिसमें भारतीय भाषाओं को जमींदोज करके सत्ता, शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन में अंग्रेजी का एकमात्र वर्चस्व रखा। उसी वर्चस्व को आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में थोपा जा रहा है, तो देश का स्वाभिमान कहाँ रौंदा जा रहा है। उस गुलामी के प्रतीक को हम, उस भवन का हम खुले में तंबू लगाकर देश के भाग्य विधाता बैठ सकते हैं, जो सेवा करने के लिए इस प्रकार का तमाम विपरीत परिस्थितियां नहीं झेल सकते। उन्हें कोई निमंत्रण नहीं भारत की एकता और अखंडता के लिए जनसेवक बनने के लिए। जनसेवक वो हों जो खुले में इस प्रकार का, जिनका मन स्वतंत्र हो, जिनकी नीयत साफ हो, जो देश के प्रति समर्पित हो, जो अय्यासी के लिए इस पर वातानुकूलित भवनों में रहकर भारत को गुलामी के जंजीरों में बांधने वाले लोग जनसेवक नहीं हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे आशा थी, आप सबसे पहले गुलामी के इस प्रतीक को, अंग्रेजी गुलामी को इस देश की न्यायपालिका में थोपने वाले लोग, भारतीय भाषाओं में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में वहां पे कार्रवाई तक न हो, ये कैसा अभिशाप। देश की भाषाओं में न्याय न मिले, देश में शासन न मिले, देश में रोजगार न मिले, शिक्षा, मानक शिक्षा न मिले, तो ये होना चाहिए था। इस चीज का हमने कहा था, परंतु न विपक्ष से इस बात की आशा नहीं। पता नहीं राहुल गांधी को कौन सा दिशाहीन व्यक्ति दिशा देते हैं कि जो न कहे कि अंग्रेजी। कुछ हमने ये देखा कि किस प्रकार के लोग कह रहे थे, विदेशों में मोदी जी भारतीय भाषाओं का परचम लहराते हैं। कुछ लोगों को, दिशाहीन लोगों को, गुलामों को ये पसंद नहीं आता है। परंतु हमारे मोदी जी से अनुरोध है, आप तो देश के स्वाभिमान को रक्षा करना जानते हैं, आप उसने वचन दिया है, तो आपको उसकी राह पे आगे बढ़ना चाहिए। हमें आशा है कि इस प्रकार के गुलामी के कलंकों को मुक्त करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, इसी महीने 25 मई को प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली तक शताब्दी ये वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाने का काम किया। अब चुनावी माहौल है, उसमें झंडी रेल मंत्री दिखा देते कोई असर नहीं पड़ने वाला, परंतु चुनाव में किस प्रकार से एक माहौल बनाया जाता है लोकशाही में, पूरा संदेश, चाहे देश में रहे प्रधानमंत्री या विदेश में रहे, उन्होंने एक संदेश पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को देना होता है कि देश में प्रधानमंत्री राष्ट्र हित में कितना काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड से उनकी आशा है, तो उन्होंने उत्तराखंड में ये कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। ये अनादिकाल से, चाहे यहाँ मुगलों के शासक रहा हो, चाहे यहाँ पे फिरंगी रहे हो, या उससे पहले तमाम आक्रांताओं का से लेकर राजे रजवाड़ों का रहा हो, देवभूमि रहा है, मोक्ष भूमि रहा है, तपोभूमि रहा है, ऋषि मुनियों का जो उत्तराखंड समाधान खंड है पूरी सृष्टि का, वो अनादिकाल से रहा।
इसीलिए इसी संस्कृति की रक्षा के लिए उत्तराखंड के लोग, वहाँ उत्तराखंड में रहने वाले किसी विकास के लिए उत्तराखंड में नहीं रहे थे। वो अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने स्वाभिमान को, अपने खुद के जमीर को बचाने के लिए उत्तराखंड की कंदराओं में रहे थे। तो ये सरकारें जो विकास की बात कर रही, प्रधानमंत्री जी ने कहा इस वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाते हुए कि उत्तराखंड देवभूमि है। जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए गया था तो अनायास मेरे मुंह से निकला कि ये दशक उत्तराखंड का दशक बनेगा। तो हमारी ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रही है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, देश की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है सड़कें बननी चाहिए। चीन ने पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल तक का सड़क का जाल मिटा, और हम अपनी सेना को हम वीरान कर गए। जो बस्तियां बसी थी दशकों से, उनको उजाड़ गए। ये विकास नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकारों का ये फायदा है। प्रधानमंत्री जी, आप हो सकता है आप तक ये खबर नहीं पहुंच रही हो, या आप जानबूझकर उस दिशा में देखना नहीं चाहते, या आप जनता के सपनों के बजाय अपने सपने थोपना चाहते हैं। पर लोकशाही में जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। ये किसी विकास के लिए उत्तराखंड की बात नहीं थी। जब हमारा स्वाभिमान मुलायम सिंह यादव, जिनको आपने भारत का एक पद्म विभूषण दिया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय पे जिनके लोगों ने चढ़ाई की, जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों को इस प्रकार से निर्ममता से जिन शासन प्रशासन उन गुनाहगारों को बचाने का काम किया, उस मुलायम सिंह को के जुल्मों से, राव मुलायम के जुल्मों से बचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, समर्पित कर दिया था, और तत्कालीन केंद्र सरकारों को मजबूर कर दिया था उत्तराखंड राज्य गठन करने के लिए। परंतु आज विकास के नाम पर राज्य बनने के बाद जो छलावा उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने किया, जो वहाँ के जो स्वाभिमान को बचाने के लिए तार-बाड़ करना चाहते थे उत्तराखंड की जनता, वहाँ पे मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, जिन गुनाहगारों को अभियुक्त बताया था, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उनको दंडित करने में देश की न्यायपालिका असफल रही। महिलाओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली तमाम सरकारें, और उत्तराखंड मुजफ्फरनगर कांड में संसद पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, उन गुनाहगारों को सजा देने के बाद भाजपा और कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें उनको सजा देने का काम नहीं कर पाई। तो उत्तराखंड के सीने पे आज भी आग धधक रही है। तो उसके बाद जो उत्तराखंड को कैसे मजबूत किया जाए, यहाँ पे अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से लेकर, घुसपैठियों से लेकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को यहाँ पे न घुसने के लिए, उसके लिए भू कानून की मांग की थी। वो भू कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। जो मजबूत भू कानून है, इस प्रकार के भू कानून बेचने के लिए सारा उत्तराखंड के पहाड़ और कंदराएं और जमीन बेचने के लिए दुनिया भर के कानून तो बना दिए, परंतु जो जनता चाहती है कि इस प्रकार के संदिग्ध लोग वहां पे हिमाचल की तरह जमीनें न खरीद पाए। अगर भू कानून से लेकर मूल निवास का काम उत्तराखंड की सरकारों ने किया होता,
परंतु सरकारें कहाँ, दिल्ली में बैठे हुए या तो सोनिया गांधी ने इस प्रकार से नारद तिवारी से लेकर इस प्रकार का भेजा, या भारतीय जनता पार्टी ने कभी स्वामी से लेकर, कभी खंडूड़ी से लेकर, कभी निशंक से लेकर, और कभी विजय बहुगुणा, हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत से लेकर ये तमाम मुख्यमंत्री। अरे इस समय तो सबसे बड़ा वो वहाँ हारे हुए प्रतिनिधि को, जिसे जनादेश को जनता ने नकार दिया हो, उसको मोदी जी ने वहाँ पे डबल इंजन के नाम पे रखा गया। और मोदी जी जनादेश का अपमान करके, जो केवल अपने पद लोलुपता तक है, जनता की भावनाओं को बोलने की शक्ति तक नहीं है। कैसा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा, तुम्हारे संगठन महामंत्री से लेकर किसी ने आज तक ये जवाब नहीं लगाया कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बनी है, जिसके लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना बलिदान दिया है, जिसके लिए देव सिंह नेगी से लेकर तमाम आंदोलनकारियों ने निरंतर संघर्ष करके अपना बलिदान दिया है, जो राज्य गठन से पहले ही सरकारों ने जिसे सुलझा दिया था। पर राज्य गठन के बाद उत्तराखंड विरोधी जो नेता थे, पदलोलूप नेता थे, जो उत्तराखंड और लोकशाही विरोधी नेता थे, उन्होंने गैरसैंण के बजाय देहरादून में राजधानी थोपने का कार्य किया। वहाँ पे कुंडली मार के बैठ गए देहरादून से, उससे सीमांत क्षेत्र वीरान पड़ चुका है, वहाँ के सैकड़ों गांव आबादी विहीन हो गए हैं। तो आप चीन से देश की रक्षा ऐसे करेंगे? जिनको साहस तक नहीं है। गैरसैंण में इतना सुंदर भवन बना है, राज्य गठन के बाद एकमात्र ऐसा भवन बना है जो विधानसभा बनी। अब वहाँ सारे सत्र हो गए, वहाँ उसको घोषित करने के लिए साहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों में वहाँ जाके प्रधानमंत्री से मांग नहीं कर पाए, और प्रधानमंत्री इतने में ज्ञापन देने के बाद आखिर ये तमाम इतना तंत्र है, खुफिया तंत्र, वो जो रिपोर्ट देते हैं, उस मांग को केवल तुम क्षेत्रवाद की बात कह के देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़, लोकशाही का गला घोंटने का काम सरकारों ने किया तो शर्म आती है। आज आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तराखंड में बहुत सुंदर है। अंकिता भंडारी का उदाहरण यहाँ पे है। उत्तराखंड में वो मुख्य अभियुक्त जिसके लिए वो परोसी जा रही थी, उस नेता का नाम तक शासन प्रशासन ने आने नहीं दिया। सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिए गए, आग लगा दी गई है भाजपा के उन तमाम नेता जिसका ये रिजल्ट था। और अवैध कर्म क्या हुआ? सीबीआई की जांच करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि केंद्र में तुम्हारी सरकार है और प्रदेश में भी जनता मांग कर रही है। कोई वो नहीं। दिल्ली में तो इस प्रकार है, महिलाओं पर किस प्रकार से नजफगढ़ की दामिनी के साथ किस प्रकार के उनके अभियुक्तों को उच्च न्यायालय से लेकर जांच अदालतों ने फांसी की सजा दी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे माफ कर दिया, बरी कर दिया। आखिर अभियुक्तों को बरी करने का संदेह का लाभ उस समय कौन था कातिल उनका? अब आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। किस प्रकार के अपराधी वहां उत्तराखंड में बस चुके हैं। वहां के तमाम ताने मने, हल्द्वानी से लेकर देहरादून में अवैध बस्तियों की वो भरमार हो चुकी है। और आप लोग तराई और मैदान का नाम पे जनता के साथ जनहितों का खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। ये सरकारें किस लिए बनाई गई है? जनता की सेवा के लिए। देश के सीमांत क्षेत्र सुरक्षित हो, वहाँ की संस्कृति सुरक्षित हो। भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है गंगा यमुना की, उसे तो आप
पहाड़ और मैदान के नाम पे संकीर्ण क्षेत्रवाद का लेबल लगा के पहले तो नाम हमारा मिटाने का काम किया। जो समाधान खंड था, उत्तराखंड क्या है, समाधान अनादि कालों से नारायण के समय भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली, उसको अलगाववाद का प्रतीक उत्तराखंड खंड बता दिया, जबकि वो अखंड है, उत्तर अखंड है जहां, उसे कहते हैं उत्तराखंड। हमने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी से कही, उत्तराखंड के अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत जी से कही, तमाम मुख्यमंत्रियों से कहे, झगड़ा किया दुनिया भर का। न खंडूड़ी जी का लोकशाही की किरण आए, न निशंक की, न बैगुणा की, न हरीश रावत, अधूरे में दोनों तरफ, इधर भी खुश उधर भी खुश, घोषणा तक नहीं कर पाए। आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण के लिए इस प्रकार के नियम बना दिए कि उत्तराखंडियों का, आंदोलनकारियों का इतना शर्मनाक अपमान, और जो आंदोलनकारी थे उनका जो सब कुछ दस्तावेज हो चुके हैं उनको चिन्हीकरण तक नहीं। मुख्यमंत्री कई बार फरियाद किए, काम करने के लिए तैयार नहीं है सरकार है। और आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार से लोकशाही का परचम ले रहे हैं, विकास का। आज जो सड़कें जो 80-85 तक उत्तराखंड के सीमांत दूरस्थ जनपदों में, क्षेत्रों में चिकित्सक थे 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर तक, गांवों में, आज जिला मुख्यालयों में भी चिकित्सालय बीमार पड़े हुए हैं। ऐसी चिकित्सा पद्धति का क्या करें? इन तमाम चीज़ों का हमने आपसे आग्रह किया कि डबल इंजन की ऐसी खटारा सरकारों को ढोने के लिए देश का जनमानस तैयार नहीं है। अभी कर्नाटक में 13 मई को जो जनादेश आया, 10 मई को लोगों ने जनादेश दिया और 13 मई को जब मतगणना का परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को उखाड़ फेंका। भले ही जनता को कई जुल्म सहने पड़ेंगे, कांग्रेस अंधतुष्टिकरण का जुल्म कर रही है, परंतु क्या करें जब खटारा डबल इंजन वहां लगा दिए गए। जो जनता के सेवक हैं उनको दरकिनारे करके, जिनको वहाँ के विकास का अवरुद्ध है वो करके, वहाँ पे इस प्रकार के नेताओं को बिठाया गया, इस प्रकार के लोग वहाँ के भाग्य विधाता बनाए गए, जिनमें रीढ़ जो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझते नहीं, जनभावनाओं को समझते नहीं। उत्तराखंड में ये हालत है। तो आपका एक मंत्री किस प्रकार से रोजगार के नाम पे युवकों से छला होगा। आप राज्य गठन के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मिली जुली अन्य सरकारें नहीं, उन्होंने किस प्रकार से शर्मनाक ढंग से वहाँ विधानसभा अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, उन्होंने अपने प्यादों को बंदर बांट करने के लिए और वहाँ के बेरोजगारों को छाती पे मूंग डालने का काम किया। जब मामला उभरा तो केवल पिछले 2 कांग्रेस के एक नेता को जो विधानसभा अध्यक्ष था उन पे गिननी थी, तो एक अपने भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो वर्तमान में मंत्री हैं, पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा किस प्रकार से भर्तियां की गई, चेहतों को बंदर बांट, और लोग कोई सजा नहीं, कम से कम उनके कलुषित चेहरे जनता के सामने और उन्हें पद से हटाने का काम तो करते। जनता में दादागिरी कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई कर रहे हैं, आम जनता को पीटने का काम कर, ऐसे लोग मंत्रिमंडल में वो भाग्य विधाता बनेंगे। और आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। हमारा तो ये मानना है जिनका जन सेवा से कोई सरोकार नहीं, जो जन भावनाओं को समझते नहीं, जो जनता की हितों की बात करने तो रहा दूर बोलने की हिम्मत नहीं, ऐसे नकारा लोगों को डबल इंजन की सरकार में रखोगे तो भारत के लोग इतने
आंख कान से और मतिमंद नहीं है, ऐसे निर्लज लोगों को ढोने के लिए मजबूर नहीं है। भले ही दिशाहीन विपक्ष हो, परंतु उस दिशाहीन विपक्ष को मजबूत करने का अगर कोई काम कर रहे हैं, ऐसे नकारा नेताओं को सत्तासीन करने वाले, जनादेश का अपमान करने वाले लोग। इसलिए मोदी जी, आपसे आशा ही नहीं अपेक्षा है 2024 से पहले ऐसे नकारा नेताओं को, जिनको राज्यों में दिया गया है, केंद्र में दिया गया है, जिन लोगों को जनता नकार चुकी है, उनको भाग्य विधाता बना दिया गया। ये ऐसे लोगों को सदा से विमुख करना चाहिए, जिनको पीर पड़ाई का नहीं है। जनता की पीर किसी के दुख दर्द में कैसे सहभागी बने, इसका एहसास नहीं है। हमारी तो मजबूरी है राष्ट्र हित की बात करना। हमें किसी सरकारों से कभी कोई अपेक्षा नहीं रही, न हम राजनीति में आए, परंतु राष्ट्र मजबूत रहे। जब राष्ट्र मजबूत रहेगा तभी प्रदेश मजबूत रहेंगे। जब राष्ट्र मजबूत रहेगा तभी भारतीय संस्कृति मजबूत रहेगी। इसलिए जनता को बहुत विवेक से समझौता करना चाहिए। ऐसे तत्वों को संरक्षण देने के लिए दोषी वही हैं जिन्होंने जनादेश के बाद नकारा लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया और अनुभवी लोगों को, जनता की सेवा के लिए समर्पित लोगों को जिन्होंने दरकिनारे किया, वो लोग समर्पित हैं। इसलिए 2024 से पहले ऐसे नकारा तमाम लोगों को हटाने का काम मोदी जी करेंगे, तभी 2024 के इस लोकसभा का चुनाव की जंग जीती जा सकती है। भारत की जनता आशा ही नहीं अपेक्षा करती है 2014 से पहले। जिस प्रकार से आपने 2014 में कहा था कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन का कलंक लग गया, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले आप उस वादे को पूरा करो। आपने तमाम चीज़ें हैं, बहुत विकट स्थिति है देश की। मणिपुर में किस प्रकार से तांडव हो रहा है, किस प्रकार के यहाँ पे धर्मांतरण से लेकर अवैध घुसपैठिए राष्ट्र का राष्ट्रांतरण करने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए भ्रष्टाचारियों को दंड देना जरूरी है। इस प्रकार के तमाम कुचक्रों को रोकना जरूरी है, परंतु उसके लिए चाहिए नीति और नियत में साफ होनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्र विरोधियों पर गाज गिरनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान के साथ तमाम संबंध तोड़ने चाहिए। हम तो सरकार से ये कहते हैं, सरकार क्रिकेट मैच, विश्व कप हो या कोई कप, भारत की सुरक्षा से मजबूत नहीं है। इसलिए विश्व कप में हो या कोई, भारत की धरती पे और भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान को आतंकी स्थान घोषित करके उसको क्रिकेट के जगत से बाहर करिए। ये आप देश में संसद से लेकर यहाँ के शहर छलनी कर रखे हैं आतंक से, और आप उनको इस प्रकार से क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं उनसे। भारत सरकार को चाहिए कि इस प्रकार का कार्य करें कि 2024 से नकारा नेताओं और राष्ट्र विरोधी तत्वों को कटघरे में खड़ा करें और उनको से देश को मुक्ति दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।